हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत जो हमारी पुस्तक है उसी में हम लोग आपका 9 नंबर चैप्टर तक बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। आज हम 10 नंबर का जो आपका चैप्टर है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। नए साम्राज्य और राज्य, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम इनकी चर्चा भी करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी पिछले जो आपने लेक्चर पढ़ा है उसमें कोई भी आपका डाउट बनता है, किसी प्रकार का कोई आपका कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपको क्वेरी है तो ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं सीधा आप डिजिटल बोर्ड की तरफ। जो हमारा नया टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम लोग गौर करके देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऐसी स्थिति में कि अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बारीकी से उसका रिविज़न करते हैं। इन सभी को हम लोग आपका एक एक करके जो है इसमें आपका इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अरविंद राजा बना। एक छोटा, देखिए कोई आपकी क्लास की तरह ही बच्चा है, अरविंद क्या बना? राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में, मूंछों पर ताब देते हुए, रूप पहले कागज में लिपटी तलवार की शान से पकड़कर चहकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा कि भाई ऐसा कौन राजा है जो आपका संगीतज्ञ भी है। तो जो है उसके विषय में वो आपका क्या करने लगा, आपका सोचने लगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो ऐसे में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? प्रशस्तियां क्या होती है बच्चों? प्रशस्तियां पहले आप मुझे ये बताइए। देखिए आपको पता होगा किसी राजा के, महाराजा के, किसी व्यक्ति के विषय में जो आपका हमको व्याख्यान ताम्र लिपि पर लिखा हुआ मिलता है, हम उसको प्रशस्तियां कहते हैं। प्रशस्ति में क्या होता है, तांबे के जो पात्र होता है या कोई तांबे की शीट होती है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति, किसी राजा, किसी कवि, किसी विद्वान का वर्णन हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल सकता है। दरअसल अरविंद गुप्तों के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसकी? गुप्तों के राजा थे समुद्रगुप्त। उनकी जो आपकी भूमिका थी उसको अदा करने जा रहा था। ठीक, अब देखिए जब उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था तब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक अभिलेख से पता चलता है कि रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति थे, एक कवि थे। क्या ध्यान दीजिए, कौन थे? एक व्यक्ति थे, एक कवि थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था, वो आपका कवि भी थे और मंत्री, उनको बोलते थे हरिसेन। और उन्हें काव्य लिखा था और उसी काव्य के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है बच्चों, उस काव्य में उनकी कहानी को बहुत आपके सुंदर रूप से आपका उसको वर्णन किया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके उनको देखेंगे और उन पर हम लोग आपका बात करने वाले। ठीक है, अब देखिए यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। कैसा है? विशेष किस्म का क्या है? अभिलेख है। ठीक, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत का शब्द है। प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था। तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी
की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो आपका प्रशस्ति है उसके विषय में तुमने आपका पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है, तुमने उसके विषय में भी ये चीजें आपकी पढ़ी होंगी। क्लियर है? अब देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में आपने पढ़ा था कि उनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया था। क्या कहा गया है? उनको दक्षिणापथ का आपका स्वामी कहा गया। ठीक, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। किसका बढ़ गया? प्रशस्ति के बारे में जो चीजें हैं गुप्त काल में एक विशेष रूप से इनको पहचान मिली, प्रशस्तियों को, और उनके विषय में एक्सप्लेनेशन में हमको मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा, एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। देखिए क्या दिखाया राजा को इसमें, किस तरह से वर्णन किया है राजा का। एक राजा को योद्धा दिखाया है, युद्ध आपका जीतने वाला दिखाया है, विद्वान दिखाया है, और एक उत्कृष्ट आपका कवि के रूप में उसका एक्सप्लेनेशन किया है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, ये वैसे ही एक वाक्य है, एक इसका अंश दिया गया है। कैसा दिखाया गया? एक अंश, यानी कि प्रशस्ति किसी के बारे में, प्रशंसा के विषय में किस तरह से एक्सप्लेनेशन है, उसका एक छोटा सा लाइन एग्जाम्पल हमको मिला है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, छेनों, तलवारों, लोहे की गदा, नुकीली तीरों और अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घाव के दाग से भरने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। आप कह रहे हैं कि जो राजा है उस पे हर तरह के तीर, तलवार, कुल्हाड़ी, लोहे के तीर के निशान, सैकड़ों चीजों के हथियार के जो निशान हैं उनके शरीर पर हैं, और जिससे क्या होते हैं, वो आपके और भी सुंदर आपको दिखते हैं। क्या होते हैं? और भी आपको सुंदर दिखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ सिक्के हैं, आप इनको देखिए बच्चों, फिर आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, देख लिया आपने? चलिए आगे देखते हैं और इसमें हम लोग बात करते हैं। बीड़ा बजाते हुए राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है, जैसे कि इस सिक्के में उन्हें तुम बीड़ा बजाते हुए देख सकते हो। ये रहे समुद्रगुप्त और ये आपकी बीड़ा बजा रहे हैं। अगर तुम चित्र 7 प्रश्न नंबर 105 पर गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा हुआ तुम दूसरे पूर्वी क्षेत्र तट के साथ साथ क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। इससे कुछ तरह के क्षेत्र बैंगनी और नीले भी मिल सकते हैं। इस मानचित्र में प्रशस्ति के से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। हर्षसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग को आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। कह रहे कि आर्यव्रत के 9 ऐसे शासक थे जिनको हराया था और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे, जिनमें से कुछ की राजधानी को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। अब इन सब को के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने फिर भी शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों के साथ आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से बनाया गया है। असम, तटवर्तीय बंगाल, नेपाल, उत्तरी पश्चिम में कई गण या संघ आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार थे। उनके राजाओं की आज्ञा का पालन करते तथा उनके बारे में दरबार में उपस्थित रहते थे। बाह्य इलाके में शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण, शक वंश के थे, इसलिए श्रीलंका भी शासक थे। उन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। आप देखिए, ये जो इस कलर में दिखाए गए हैं ये क्या है? आंतरिक राज्य है, ये बाहरी राज्य है, और ये आर्यव्रत। तो उसने आर्यव्रत के 9 शासकों को हराया था समुद्रगुप्त ने। देखिए समुद्रगुप्त जो था बहुत शक्तिशाली शासक था बच्चों, और हम देख चुके हैं कहाँ का था ये शक्तिशाली शासक। तो बच्चों भारत का ही था। गुप्त वंश के साम्राज्य में समुद्रगुप्त का नाम एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इतना बड़ा महान योद्धा, कवि, उत्कृष्ट बीना बजाने वाला, यानी कि बहुत सारी क्वालिटी आप अपने अंदर समाये हुए,
और इस तरह से सब चीज़ों को आपको कर रहा था, जो आपको देखना चाहिए कि हर कोई शासक के अंदर ऐसी काबिलियत आपका हमको देखने के लिए आपका नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इस राजा के अंदर कूट-कूट कर आपका भरी हुई थी। ठीक? अब देखिए यहाँ आपको जो है मेनली आपको वंश दिखा देगा। अब मथुरा में थानेश्वर जो आपका शासन है वो कर रहे थे, इससे ऊपर मथुरा में देखिए, कन्नौज में, प्रयागराज, ये सब इस जगह थे, उज्जैन में, सातवाहन यहाँ थे, अमरावती इनकी कैपिटल रही, चालुक्य शासक यहाँ थे, पल्लव में यहाँ कांचीपुरम में, महाबलीपुरम, अरकमेडू आपको पता है पोर्ट है, यहाँ पर चोल शासक कर रहे थे, यहाँ चेर कर रहे थे, यहाँ पांडे कर रहे थे, मदुरई इनकी कैपिटल थी। ये बाहर में आपका बांग्लादेश को दिखाया गया है। ये देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, ये हाँ हमको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये आपको समझना चाहिए। ये रही बंगाल की खाड़ी और ये रहा अरब सागर और ये रहा लक्षद्वीप समूह और ये रहा भरूच, ठीक, और ये रहा वल्लभी। वल्लभी आपको गुजरात में पड़ता है, तक्षशिला, ठीक है। और नालंदा के बाद वल्लभी में भी एक विश्वविद्यालय था जो उनके बाद आता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना फिलहाल एक बार आप वापस से क्या करें, सभी बच्चे इस मैप को देखिए और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो एक बार मुझसे जरूर पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको, देख रहे हैं बच्चों? नहीं, चलिए इतना हम लोगों ने देखा और आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और बहुत सारी चीजों का हम लोग इसमें एक एक करके हम लोग इसमें बहुत अच्छे से आपका बात करेंगे। बात कर रहे हैं वंशावली की। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। कह रहे भी जो भी अधिकतर आपकी वंशावलियां हैं वो क्या कहती हैं, जो शासक हैं उन शासकों के जो आपके पूर्वज हैं उनके विषय में बताती हैं और उनके विषय में आपका हमको जानकारी भी देती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रस्तुतियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी के पितामह यानी के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त थे आपके गुप्त वंश के शासक, कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। समुद्रगुप्त में भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख किया गया है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ गया। इन्हीं उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाइए। राजा, महाराजा, अधिराज और महाराजा बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ। पहले राजा होता है, राजा के बाद महाराजा उनसे बड़ा होता है, अधिराजा बड़ा होता है और महाराजा सबसे बड़ा होता है, महाराज। ठीक, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्व की सूची से जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया। इससे कुछ के बारे में जानकारी आपको अध्याय 11 में देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे ही विज्ञान था हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक, अब ये खुद अपने आप में शासक थे। ठीक, और शासक के साथ साथ क्या थे बच्चों, ये इन्होंने अपनी हर्षचरित के विषय में भी हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है कि
ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिसने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबार में कवि बाण भट्ट ने संस्कृति और उनकी जीवनी यानी कि हर्षचरित लिखी। किसने लिखी? उनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट ने आपका संस्कृत में लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। चीनी तीर्थयात्री सेंट शिवनस्यांग यानी कि जिनके बारे में तुम अध्याय 9 में काफी पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। कहाँ रहे? हर्षवर्धन के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका आपका विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण थानेश्वर के राजा बने। कहाँ के राजा बने? आपका थानेश्वर। अब देखिए, हमने मैप में थानेश्वर को सबसे ऊपर देखा था, देख लिया। उनके बहनोई का मतलब जो उनके जीजा जी थे, कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, जो उनके बहनोई थे, जो कन्नौज के शासक थे। अब आपको कन्नौज देखना पड़ेगा तुरंत। देखिए, कन्नौज उनके बगल में था, थानेश्वर के। देखिए, पास में तो था। ठीक, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन व बंगाल तथा नर्मदा तक गए तब उन तो आज के किन किन राजाओं से होकर गुजरे होंगे। कह रहे कि भारत का जो राजनीतिक मैप देखो और बताओ कि हर्षवर्धन जब आपके बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से होकर गुजरे होंगे। बताइए, अगर आप यूपी से बंगाल जाएंगे तो आप किन किन रास्ते से होकर गुजरेंगे? सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो बताएंगे? जल्दी बताइए। अब देखिए, पहलव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुतियां। अब पल्लव और चालुक्य के राजा हैं, इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। पल्लवों का राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लवों और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वज, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में आपको बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यहाँ राज्य मिला। रवि के अनुसार उन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों तटवर्ती इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्हें हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। क्या करना पड़ा? जो कांचीपुरम की दीवार है उसके पीछे आपका शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ थे। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। कौन सा अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? ठीक, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? क्या कह रहे हैं? इन राज्यों का जो आपका प्रशासन था
ये कैसे चलता था, इनके विषय में तुम पढ़ोगे। पहले के राजा की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। क्या था? जो भूमि का टैक्स था सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्रशासन की इकाई गांव में होती थी। कह रहे कि जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी वो क्या था? आपका गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखवाने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कैसे हो गए? आनुवंशिक बन गए। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पा सकते थे, जैसे कि कवि हर्षसेन ने अपने पिता का तरह महामृत्युदंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कैसे थे? महामुख्य दंडनायक। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का मंत्री भी था। ठीक है, देखिए आज भी हमारे पास कई ऐसे मंत्री होते हैं जिनके पास कैबिनेट होता है, वो कई सारे मंत्रालयों को अपने पास रखते हैं। बहुत सारे स्वतंत्र प्रभार जो हैं वो अपने पास रखते हैं। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, संभवतः वहां के स्थानीय शासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी के मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सर्तक यानी के व्यापारी को काफिले का नेता, प्रमुख कुलक अथवा मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थलों पर लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावी होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो गए कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का आनुवंशिक पद कर देना क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान हो सकता था। कह रहे कि अगर हम अफसरों के पद को आनुवंशिक कर दें तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता था और क्या क्या आपके इसके नुकसान हो सकते थे, इसके विषय में आपको बताना है। तो बताइए बच्चों, एक अपने विचार दीजिए कि सर इसमें ये प्रकार के नुकसान हो सकता था। ये चीजें आप मेरे को बता सकते हैं सुझाव के तौर पर। 30 सेकंड है आपके पास, सोचिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं और इसे हम लोग आपका और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसमें आपकी बात भी करेंगे। ठीक, देखिए, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इसके बदले में उनको कुछ भूमि दिया जाता था। दी गई भूमि पर ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाए आपके? सामंत कहलाए, यानी कि जो राजा के लिए काम करते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे कि जैसे ही आपका शासक कमजोर पड़ा, ये अपने आप को फ्री दिखाने की कोशिश करते थे। तो बच्चों, इतना हमने जो आपका देखा है, इसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे चैप्टर में एक एक करके आपका मुझे बता सकते हो। कोई चीज है तो आप मुझे उसे देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत अच्छी तरह से हमने बहुत सारी चीजों को गौर करके इस चैप्टर के अंतर्गत आपका देखा है। प्रशस्ति के विषय में पढ़ा है और चैप्टर को जहां से प्रारंभ किया था उनके विषय में भी हम लोगों ने आपका इसमें बहुत अच्छे से उनकी बात की है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इस आपके चैप्टर के अंतर्गत, तो बच्चों जो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी चीजों को पढ़ा है, आप उनको एक बार रिवीजन करिए, घर पर जाकर पढ़िए। कोई आपको डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए, चैप्टर को इतना आसान और सरल मत समझिए, क्योंकि इसमें हमारे अतीत के बारे में, हमारे पुराने इतिहास के विषय में, हमारे जो प्राचीन काल में हुई जो घटनाएं हैं उनके विषय में तथ्यों के आधार पर हमारे पुरातात्विक विदों ने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर हम अपनी पुरातन संस्कृति को पढ़ते हैं और
हम उनको सीखने का मौका मिलता है तो हमको इनको गौर कर कर अपनी गौरवमय संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।